दोस्तों, दूसरे चरण का मतदान बंगाल में तालिबान, ये सवाल आपके मन में है और आप में से ज्यादातर लोगों ने ये सवाल पूछा है और ज्यादातर लोगों ने मतदान के बीच बंगाल से आ रही हिंसा की खबरों पर भी ये सवाल ध्यान से पूछा। और मैं जानता हूं कि सवाल आपने 3 कारणों से पूछा है। पहला, ये तस्वीर की वजह से। दोस्तों, दूसरे चरण के चुनाव के बीच आज पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी समर्थक का शव फंदे से लटका मिला। क्या दोस्तों, ये चुनावी मर्डर है? ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह यह है संदेश खाली की तस्वीर। यहां एनएसजी कमांडो पहुंच चुके हैं। जानते हैं दोस्तों क्यों? क्योंकि टीएमसी के नेता के घर में भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। दोस्तों, क्या टीएमसी की प्लानिंग चुनाव में हिंसा फैलाने की थी? ये सवाल का जवाब भी आपको मैं। दोस्तों, तीसरी बड़ी वजह है बंगाल में तालिबान की बात क्यों हो रही है। बालूरघाट में हो रही वोटिंग के बीच आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुकांतु मधुस्टार और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। दोस्तों, बड़ी बात पे आना चाहता हूं मैं। दोस्तों, ये तीनों तस्वीर आपके सामने है और दूसरे चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल से आई ये 3 तस्वीरों को आज मैं डिकोड करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मालदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर एक बड़ा हमला किया है। ये ध्यान से सुनिए। आप देखिए टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। दोस्तों, हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व है और होना भी चाहिए। ये कहते हुए मुझे भी गर्व है दोस्तों। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं और आज सच भी पूछना चाहता हूं कि दीनबंधु के परिवार को आज मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं दोस्तों, ना हम में से कोई है। दोस्तों, वो दीनबंधु जो पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के रहने वाले थे, वो दीनबंधु जो पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले थे, वो दीनबंधु जिनकी उम्र 18 साल थी, वो दीनबंधु जो 12वीं क्लास में पढ़ते थे। लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले दीनबंधु का शव फंदे से लटका मिला। दोस्तों, दीनबंधु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। पूर्वी मिदनापुर में 6ठे चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन लोकतंत्र के हत्यारे वहां पहले ही पहुंच गए। दीनबंधु के परिवार का आरोप है कि हत्या टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की। घर वालों का कहना है कि पहले किडनैप किया गया और फिर दोनों पैर तोड़े गए। शरीर पर जलने के निशान भी हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर घटना को लेकर टीएमसी को तालिबानी पार्टी बताया दोस्तों। बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का नया फुल फॉर्म क्या दिया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। टी फॉर तालिबानी, एम फॉर मर्डर, सी फॉर क्रूअल, यानी तालिबानी, मर्डर और बर्बर। दोस्तों, बात क्या है? बात दरअसल दोस्तों ये है कि इस वक्त बंगाल के अंदर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र खतरे में है। কি মনে করে সব ওটা খুন কারা করেছে? টিএমসি লোক। আপনারা কোন দল করেন? বিজেপি করে। पहले किडनैप किया, उसका बाद उसको मार के झुला दिया। मिसिंग डायरी भी हुआ था 24 आवर्स पहले, लेकिन पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। इसमें टीएमसी का कोई रोल नहीं है। पहली तो बात है, वो जो जगह है उस जगह को पूरा टेरराइज करके बीजेपी ही रखा है। शर्म की बात है दोस्तों, एक मासूम की जान चले जाती है और इसके गुनहगारों को सजा नहीं मिलती। दोस्तों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है दोस्तों। ये तस्वीर संदेश खाली से आई है। सीबीआई रेड में टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से कई हथियार मिले। 3 विदेशी रिवॉल्वर, 1 देसी रिवॉल्वर, 1 पुलिस रिवॉल्वर और 120 बुलेट 9 mm के मिले हैं दोस्तों। कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा वापस से, अगर इस बात को ध्यान से करिए,
एक देसी रिवॉल्वर, एक विदेशी रिवॉल्वर, एक पुलिस की रिवॉल्वर और उसके साथ में इतनी सारी एमएम के बुलेट मिली है। 120 बुलेट 9 एमएम के मिले हैं। दोस्तों, क्या बहुत बड़ी साजिश रची जाने वाली थी? क्या संदेशखाली में पहले ही सीबीआई और उसके बाद एनएसजी कमांडो भी पहुंच गए? ये एनएसजी कमांडो का बम निरोधक दस्ता है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं, जो है संदेशखाली पहुंचा हुआ है। संदेशखाली का वो इलाका है दोस्तों जहां ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े अपराधी शेख शाहजहां की गुंडागर्दी चलती थी। उसका खौफ हुआ करता था। सीबीआई को इनपुट मिला था कि यहां टीएमसी के नेता के घर पर भारी मात्रा में हथियार हैं। दोस्तों, सीबीआई ने सुबह छापेमारी करी। तृणमूल पंचायत सदस्य हफीजुल खान के रिश्तेदार अबू तालेब मुल्ला के घर हुई छापेमारी में भारी मात्रा में बम और हथियार मिले। विदेशी पिस्टल भी मिली, 3 विदेशी रिवॉल्वर दोस्तों, एक देसी रिवॉल्वर, एक पुलिस रिवॉल्वर, 120 बुलेट 9 एमएम की। 3 लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात है। सीबीआई को शक है कि कुछ हथियार विदेश से लाए गए थे दोस्तों। हथियार और बम का जखीरा मिलने के बाद एनएसजी के बम निरोधक दस्ते को वहां भेजा गया। दोस्तों सोचिए, चुनाव के दौरान बम का जखीरा मिलना और हथियार मिलना, ये कितनी चिंता की बात है। दोस्तों, मैं एक और बात करना चाहता हूं। क्या ऐसा तो नहीं कि ये हथियार कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए यूज किए जा रहे थे? ऐसा तो नहीं चुनाव को डिरेल करने की कोशिश के लिए यूज किए जा रहे थे? ये सवालों की तहकीकात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब दलों से जुड़े लोग ही हथियार जुटाएंगे और चुनाव में हिंसा का प्लान बनाएंगे, तो फिर बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव कैसे मुमकिन हो पाएगा? और फिर अगर कहा जाएगा कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, तो गलत क्या है इसमें? सीबीआई की टीम सर्च ऑपरेशन चला रहा था और सीबीआई के सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ह्यूज क्वांटिटी ऑफ आर्म्स एमुनेशन, जिनमें फॉरेन मेड आर्म्स था, बॉम्ब में मिला था। और इस वक्त की सबसे बड़ी जो तस्वीरें सामने आ रहा है कि एनएसजी की टीम संदेशखाली में पहुंचा है कि सीबीआई जब यहां पे जांच कर रहा था, उसी दौरान कुछ ऐसा चीजें सामने आया जिसका जो इंपॉर्टेंस महसूस करते हुए एनएसजी को रिक्विजिशन भेजा गया और एनएसजी के टीम यहां पे पहुंचा है। आपको दिखा दे कि एनएसजी की टीम पूरी तरह से तैयार होके जहां पे रेड हो रहा था, जहां से ह्यूज क्वांटिटी आर्म्स मिला है। और आपको दिखा दे 5 कॉन्वॉय, जो 5 गाड़ी लेके यहां पे एनएसजी के टीम यहां पे पहुंचे हैं। अपने जो अत्याधुनिक जो आर्म्स है उसकी तरह उसको लेके पूरी तैयारी के साथ एनएसजी की टीम यहां पे पहुंचा है। उनके जो कॉन्वॉय है उनमें एक एम्बुलेंस भी रखा है। अगर कोई भी घटना घटता है, जो बॉम्ब रिकवर हुआ है उसको डिफ्यूज करने के बाद आपको दिखा दे कि एनएसजी के कमांडोज जो है पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। जहां से आर्म्स एमुनेशन मिला है उसको वहां पे सर्च ऑपरेशन। दोस्तों, सीबीआई की छापेमारी क्यों हुई थी, अब इसको मैं आपको समझाऊंगा। 5 जनवरी को ईडी की टीम ने शेख शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा था। उस समय भीड़ ने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया था। इसी मामले को लेकर सीबीआई ने अलग से एफआईआर दर्ज करी थी और आज इसी सिलसिले में सीबीआई ने छापेमारी करी। संदेशखाली में हथियार बरामदगी को लेकर चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत रिपोर्ट मांगी है। संदेशखाली पर एक और बड़ी बात यह है दोस्तों, जो मैं आपको सामने बताने वाला हूं। संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई जांच इस वक्त चल रही है, लेकिन ममता सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को होनी है। सवाल यह है, ममता दीदी क्या छुपाना चाहती है? उनको किस बात का डर है? दोस्तों, बेलूर घाट में जहां आज वोटिंग हो रही थी, वहां बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार ही टीएमसी समर्थकों के निशाने पर आ गए। बेलूर घाट के मतदान केंद्र नंबर 100 पर सुकांतो मजुमदार की टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई। शिकायत मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां वोट डालने से रोका जा रहा था। बूथ पर पहुंचने के बाद सुकांतो को ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। इसके बाद क्या हुआ, ये आप सामने देखिए। আপনার সামনে আমার মহিলাকে এরা সেক্স ওয়ার্কার বলে, আমরা দেখেনি এদের বাড়ির লোকেরা সেক্স ওয়ার্কার নাকি, যে আমার মহিলাকে সেক্স ওয়ার্কার বলবে? তোমার নামে কমপ্লেইন করব আমি স্যার দেখেনি। এটা তৃণমূলের কিছু নেতা আছে, অভিজিৎ পাল ফিল্ম যেটাকে বলা হয়, যার নাম, সে আমাকে মূলত ট্রেন হিসেবে নিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে সুমন বলে একটা ছেলে ছিল তৃণমূলের। তারা সবাই মিলে আমাকে বেশ কয়েকজন মিলে অন্ধকারের মধ্যে
ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে আমাকে মারধর করে। पे हमारे बूथ के जो एजेंट ज्योतिष बर्मन उनके साथ मारपीट किया इन लोगों ने। उसका कसूर यही टीएमसी के गुंडे हैं, सारे टीएमसी गुंडे हैं, सारे शेख शाहजहां के औलाद है सारे। दोस्तों सवाल यही है कि जब देश के हर कोने में वोटिंग शांति से हो रही है तो सिर्फ बंगाल के अंदर क्यों इस तरीके की घटनाएं हैं, ये आपको सोचना चाहिए। दोस्तों अब मैं अगले सवाल पे आना चाहता हूं। 2024 के चुनाव में जिन और घुसपैठिए क्या असदुद्दीन ओवैसी इसीलिए बौखला गए। दोस्तों कल असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। ओवैसी के बारे में आप भी सब जानते हैं कि वो खुद को देश में मुसलमानों के एक लौते मसीहा बताने की कोशिश करते हैं और उनको हमेशा ये होता है कि वही से मुस्लिम नेता है। इस बार तो उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी को ही शहीद बता दिया। दोस्तों वैसे जी न्यूज अपराधी को शहीद बताने वाली सोच के खिलाफ बुलंद आवाज उठाता है और मैं ऐसे अपराधी वाली सोच के खिलाफ खुलकर बोलते रहूंगा क्योंकि मैं संपूर्ण देशभक्ति में विश्वास रखता हूं। दोस्तों इसीलिए इस मुद्दे को तूल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर क्या जवाब दिया, ये मैं आपको जरूर सुनाऊंगा कैसे बौखला चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों इस बार बड़ी बात यह है कि दूसरे चरण का पूरा चुनाव प्रचार मुसलमान पर टिक रहा है। सोचिए कांग्रेस के घोषणा पत्र लॉन्च होने के बाद पहले मुस्लिम लीग का मुद्दा उठा, फिर मंगलसूत्र की बात हुई, उसके बाद 3 दिन तक मुस्लिम आरक्षण पर सवाल उठे और आज शरिया के साथ जिन भी सरिया वाला भाग आ गया। दोस्तों ये ट्रेंड भी कर रहा था। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान हटाकर शरिया लागू करना चाहती है, तो गिरिराज सिंह ने ओवैसी को जिन बताते हुए कहा कि वो खुद देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए दोस्तों कैसे चुनाव में तुष्टीकरण एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जी भारत के हमारे हिंदू भाई बहनों में, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में, दलितों में ये बताना चाह रहे हैं ये मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक दिन ये हमसे बच जाएंगे आगे। नहीं मोदी जी इतना झूठ तो मत बोलो। वो गाना क्या है, झूठ बोले तो कौवा काटे। ओवैसी से मैं प्रार्थना करता हूं ये झूठा नौटंकी बंद करें और उनमें हिम्मत है ये कहने का कि भारत में कितने घुसपैठिए हैं और उनका देश निकासी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुसलमान घुसपैठी है और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी, मेरी जबान मत चलाओ। चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, इस पर जुबान क्यों बंद हो जाती है? ओवैसी के अंदर जो जिन बैठा हुआ है वो जिन देश के लिए खतरा है। पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? पर्सनल लॉ में संशोधन, पर्सनल लॉ में सुधार होना चाहिए, उनको मॉडर्नाइज होना चाहिए। इसका उल्टा कहां पड़ रहे हैं अमित शाह? इस तरह की बातें करके आप जनता को भ्रमित मत करिए। दोस्तों अब ईवीएम पर कोई बेवजह इल्जाम नहीं लगा सकता। ऐसा दोस्तों क्यों हुआ ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान अब जरूरी नहीं है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एक बड़ा झटका मिला है।
2024 के चुनाव में दूसरे दौर के वोटिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह साफ कर दिया था कि ईवीएम चुनाव में ईवीएम का ही इस्तेमाल होगा। अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों का 100% वीवीपैट मिलन जरूरी नहीं है, नहीं किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव आयोग के लिए भी एक राहत की बात है, जबकि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को एक करारा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणियां दी हैं दोस्तों। देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहले और सबसे आक्रामक प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आई। जाहिर है चुनाव के अगले 5 चरणों में भी अब अगर ईवीएम को लेकर कोई सवाल पैदा करेगा तो सबसे पहले उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत ध्यान से समझना होगा, ताकि चुनावी हार जीत में ईवीएम पर कोई यूं ही ठीकरा ना फोड़ने लगे। वैसे आज मतदाताओं ने भी ईवीएम पर सवाल करने वालों से सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और उन लोगों को आईने में देखने के लिए कहा जो बेवजह ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया है कि किसी तरह का इसमें कोई धांधलेबाजी या गड़बड़ी नहीं है, तो ये सही है और हम लोग इसका सपोर्ट करते हैं। हम 2024 में जी रहे हैं और ये पुरानी प्रक्रिया है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और आज हमारे 2024 में किसके पास इतना समय है कि वो ईवीएम पर्ची के थ्रू जो है वो वोटिंग लिस्ट को काउंटिंग करे। विपक्ष है ना जो हार का ठीकरा पहले से ही ईवीएम पर ठोकता है, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने साथ ही ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोल दिया है। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि ईवीएम पर संदेह जताने वाले मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए। जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न हो, मौजूदा व्यवस्था निरंतर सुधार के साथ लागू रहनी चाहिए। मतदान के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर या फिर कोई दूसरा पीछे ले जाने वाली व्यवस्था को अपनाना जो देशवासियों के हितों की सुरक्षा न कर सके, उससे बचना चाहिए। यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि कोर्ट के फैसले से क्या क्या असर होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी की वोट देने की प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी ईवीएम से जुड़ी मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी। फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियां और कैंडिडेट्स के लिए एक रास्ता खुला है, वे ईवीएम की जांच करवा सकेंगे। दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले किसी कैंडिडेट को शक है तो वह रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर शिकायत कर सकता है। उनकी सभी याचिकाएं खारिज हो गई, लेकिन ईवीएम की जाँच के आदेश से थोड़ी राहत मिली। कोर्ट ने बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम यूनिट की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा जताया है तो चुनाव आयोग को भी 2 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। निर्देश नंबर 1, सिंबल लोडिंग यूनिट सील बंद हो। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद 45 दिन तक इसे स्ट्रांग रूम में सील बंद रखा जाए। निर्देश नंबर 2, उम्मीदवार को ईवीएम की जांच का अधिकार हो। चुनाव परिणाम के बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार अगर इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो वो 7 दिन के भीतर वो जांच की मांग कर सकते हैं। इंजीनियर की टीम जब जांच कर रही हो तो उम्मीदवार वहां मौजूद रह सकते हैं। जांच के बाद इंजीनियर की टीम के परामर्श के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ये घोषणा करेंगे कि कोई गड़बड़ हुई है या नहीं। खास बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सरकार के लिए कोई निर्देश नहीं है।
इस बीच अररिया की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर तीखा हमला बोला है। इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। जाहिर है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब ईवीएम को लेकर बेवजह की राजनीति पर लगाम लगेगी। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईवीएम को लेकर नेताओं के बीच एक वार और पलटवार शुरू हो गया। ये बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंतर्गत सब स्वीकार करेंगे। जिस प्रकार का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम के विषय पर आया है, अब जो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रोपेगेंडा, प्रपंच और भ्रांतियां फैलाने का काम कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेता और उनका पूरा इकोसिस्टम कर रहा था, उनको नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमारे कुछ करने से अभी भ्रम पैदा होगा। मेरा अपना मानना है कि निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और हमारी यही मांग है, आप ईवीएम से चुनाव कराइए, कोई आपत्ति नहीं है, आप 100% वीवीपैट गिनवा लीजिए। दुनिया के देश आकर के देख रहे हैं कि इतने मतदाता इतने पोलिंग स्टेशन पे कैसे मतदान कर रहे हैं, कैसे मतदान निष्पक्ष हो रहा है, वो तारीफ कर रहे हैं। और ये दोस्तों, चुनाव के बीच महादेव गेमिंग ऐप का खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार गेमिंग ऐप से जुड़े अपराधियों पर कसते शिकंजे से जुड़ी बात है। दोस्तों, पूरी बात बताने से पहले मैं आपको इससे जुड़ी ताजा बातें बताना चाहता हूं। ताजा क्या अपडेट है दोस्तों? महादेव बुक और अन्य गेमिंग ऐप के जरिए अरबों रुपयों का फर्जीवाड़ा करने वालों ने दुबई से खेल खेलना शुरू किया था, आपको याद होगा। इसके तार देश के कई शहरों से जुड़े थे। इस ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले थे। आपको बता दूं कि ठगी से आई रकम में 80% सौरभ चंद्रशेखर और शुभम सोनी, जो कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटर हैं, उसकी ओर से भारतीय खातों में ट्रांसफर किए जाते थे। आज यूपी से एसटीएफ ने बेटिंग ऐप से जुड़े 2 शातिरों को वापस से गिरफ्तार किया और उन्होंने जो खुलासे किए दोस्तों, वो चौंकाने वाले हैं। देखिए सब खुलासे इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये हैं अभय सिंह। अभय महादेव बुक और दूसरे गेमिंग बैटिंग ऐप का इंडिया हेड भी है। और ये है संजीव सिंह, दोनों देवरिया के रहने वाले हैं। ये उसका सहयोगी है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े 2 आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने एक ऑपरेशन चलाकर अपनी गिरफ्त में लिया है। आपको बता दें कि दोनों ही आरोपी अरबों की जालसाजी में लिप्त हैं। इन दोनों को लखनऊ के विभूति खंड से पुलिस ने दबोचा है। महादेव गेमिंग ऐप के जरिए तमाम लोगों को ठगने वाले 2 लोगों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का एक सरगना है, दूसरा इंडिया हेड है। ऐसे में पूछताछ में इन दोनों ने इस बात को कबूला है कि तमाम फर्जी सिम वो दुबई भेजते थे, जिससे तमाम लोगों को टारगेट करके उनको ठगा जा सके। खास बात यह है कि महादेव बुक का नेटवर्क अभय सिंह का फुफेरा भाई अभिषेक दुबई से चलाता है। इन लोगों ने 32 कंपनियों के नाम पर 4000 मोबाइल सिम दुबई भेजे थे ताकि ये अपना गोरख धंधा चला सकें। इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए 12,000 लोगों को नौकरी पर दुबई भी भेजा गया था। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे सिम के बदले 25,000 रुपए सैलरी देते थे। आरोपी अभय सिंह ने खुद पुलिस को बताया कि ये लोग महादेव बुक से जुड़े गरीब अनपढ़ लोगों से सिम लेते थे।
इसके बदले उन्हें 25,000 रुपए सैलरी देते थे। फिर सिम को दूसरी कंपनी में पोर्ट करवाकर जालसाजी करते थे। महादेव ऐप पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद आरोपियों की ओर से कई गेमिंग और बैटिंग ऐप ऑपरेट किए जा रहे हैं। यहाँ अब आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर ये पूरा काला कारोबार चल कैसे रहा था। आरोपी अभय सिंह ने एसटीएफ की पूछताछ में बताया कि साल 2021 में अभिषेक ने फोन करके कहा कि अपने क्षेत्र से गरीब और अनपढ़ लोगों के नाम से सिम खरीदना है। महीने के 25,000 रुपए सैलरी और 5,000 रुपए प्रति सिम मिलेगा। सिम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट करना है। इसके बाद सिम खरीदकर पोर्ट कराने का काम भी शुरू किया गया। एक महीने में 30 से 35 सिम पोर्ट कराकर छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले पिंटू उर्फ शुभम सोनी को दिए गए। शुभम सोनी अभिषेक के साथ काम करता था। सिम का यूपीसी कोड अभिषेक के साथ काम करने वाले भिलाई के ही चेतन को भेजता था। अभय ने यह भी बताया कि उसे पहली बार 75,000 रुपए भी मिले थे। इसके बाद कॉर्पोरेट सिम खरीदने का काम दिया गया। फर्जी दस्तावेज से कंपनियों के नाम पर इन सिमों को रजिस्टर किया गया। इसमें चेतन भी कुछ कंपनियों के दस्तावेज और फर्जी आधार कार्ड भेजता था। इन सिम के एक्टिवेशन पर 2,000 रुपए का कमीशन मिलता था। आपको बता दें कि गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, जयपुर, पुणे, मुंबई और ओडिशा से फर्जी तरीके से सिम पोर्ट और एक्टिवेट कराने का खेल चल रहा था। पूछताछ में आरोपी अभय सिंह ने यह भी बताया कि उसके बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिए हैं। ईडी द्वारा महादेव बुक पर कार्रवाई करने के बाद इस वक्त तक रेड्डी अन्ना बुक, फेयर प्ले, लोटस 365, मैजिक क्वीन, गोल्डन 444, दमन बुक, विन बज और आईपीएल विन 365 नाम से कई गेमिंग और बैटिंग ऐप चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2021 में 32 फर्जी कंपनियों के नाम पर 4,000 सिम दुबई भेजे गए थे। इन मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाकर ठगी की जा रही है। बैंक खातों को मुंबई साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है। आरोपी अभय और संजीव के खिलाफ बलिया में भी मुकदमा दर्ज है। फिलहाल आगे की जांच चल रही है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।